चलिए शुरू करते हैं साम्यवाद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिज्म। आखिर यह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इस विचारधारा का तात्पर्य एक ऐसी समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने से है जिसमें निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं होगा, वर्ग भेद समाप्त हो जाएगा और प्रायः सभी पुरानी संस्थाएं और धार्मिक विश्वास तक समाप्त हो जाएंगे, यहाँ तक कि राज्य भी लुप्त हो जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत सब वस्तुओं पर सबका समान अधिकार होगा। तो इससे एक बात स्पष्ट होती है, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं तो हमने पूंजीवाद और समाजवाद में एक चीज समझी जो कि बहुत कॉमन थी। वो ये बात थी कि हमने देखा पूंजीवाद के अंतर्गत निजी स्वामित्व को महत्व दिया जाता है, निजी लाभ को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी निजी व्यक्ति के विकास को ज्यादा महत्व दिया जाता है। जबकि समाजवाद के अंतर्गत सामाजिक स्वामित्व को महत्व दिया जाता है, राज्य के स्वामित्व को महत्व दिया जाता है। वहाँ किसी इंडिविजुअल्स या निजी व्यक्ति के लाभ को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सार्वजनिक लक्ष्य जिसके अंतर्गत सार्वजनिक विकास को ज्यादा महत्व दिया जाता है, ये समाजवाद था। और समाजवाद से भी आगे की जो स्टेज है, यानी कि जो वह अवस्था जो बहुत ज्यादा विकसित अवस्था है, वह साम्यवाद है, जिसके अंतर्गत यह बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है, यहाँ पर वर्ग भेद पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो सर्वहारा वर्ग होता है, वह वर्ग जो काम करने वाला वर्ग होता है, मजदूर वर्ग होता है, वो पूंजीपति वर्ग पर क्या करता है, आधिपत्य स्थापित कर लेता है, यानी कि उसके बीच रिवोल्यूशन होता है। क्यों होता है रिवोल्यूशन? इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था तक आते आते हमने देखा कि पूंजीवादी व्यवस्था में दो वर्ग बन जाते हैं, जिसमें एक बहुत अधिक जो है उच्च होता है, जो अमीर होता है, दूसरा निम्न वर्ग होता है, जो गरीब होता है। उनके बीच में भारी असमानताएं होती हैं, जिससे उनके बीच में संघर्ष होता है। और संघर्ष के बाद हमने देखा कि मजदूर वर्ग जो है वो क्या करता है, पूंजीवादी वर्ग पर क्या करता है, पूंजीपति वर्ग पर क्या करता है, अपना आधिपत्य स्थापित करता है। यानी वहां पर रिवोल्यूशन होती, क्रांति होती है, और उसके बाद जो होती पूरी की पूरी जो सत्ता होती है वो कामगार वर्ग के पास आ जाती है, सर्वहारा वर्ग के पास आ जाती है। और वह क्या करता है, वह उसके बाद जो है उस सत्ता संभालने के बाद जो है वह सबके लिए क्या करता है, सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के काम करता है। लेकिन वहां पर उत्पादन की जो शक्तियां होती हैं वो उस तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रगल चल रहा होता है जो पूंजीपति वर्ग, क्योंकि वो उसकी जो हर प्रकार की पूरी तरीके से उसको समाप्त करने की कोशिश करता है, यानी कि पूंजीवाद की जो अवशेष होते हैं उनको मिटाने का प्रयास करता है। लेकिन वो उस अवस्था में पूरी तरीके से नहीं मिट पाते हैं। लेकिन वह अवस्था जब ये पूरी तरीके से अवशेष मिट जाते हैं, पूंजीपति वर्ग द्वारा स्थापित अवशेष मिट जाते हैं, तो वह साम्यवाद का रूप ले लेती है। और यह अवस्था ऐसी होती है जहां किसी प्रकार का कोई क्लास वर्ग, यानी कि नहीं यहाँ पर पूंजीपति वर्ग नहीं होता, यहाँ सिर्फ एक वर्ग होता है, वो होता है कामगार वर्ग। और इसे हमने कहा कि यह यहाँ पे क्या होता है, राज्य भी लुप्त हो जाता है, ये राज्य विहीन समाज होता है। एक ऐसा समाज जो राज्य विहीन समाज है, वर्ग विहीन समाज है, जहां राज्य भी कभी कोई अस्तित्व नहीं होता है। चलिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं कि वह अवस्था जो समाजवाद के पूर्ण उत्कर्ष के बाद स्थापित होती है, इसमें समाज वर्गहीन और राज्यहीन हो जाता है और सबकी भौतिक आवश्यकताएं पूरी करना संभव हो जाता है। इसमें श्रम और वितरण का यह नियम लागू होता है। देखिए वो नियम क्या है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर दो वर्गों के बीच में कोई खाई नहीं होती है, यानी कि वो समाप्त हो जाती है, वर्ग ही समाप्त हो जाते हैं। तो उसमें एक बात की जाती है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपनी आवश्यकता के अनुसार, यानी फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार और उसकी जो आवश्यकता के उसके अनुसार जो है वितरण होगा। जो भी चीजें डेवलप की जाएंगी, विकसित की जाएंगी, जो पूंजी होगी उसका जो है इस तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सभी में इक्वलिटी होगी, यहाँ पर समानता होगी। तो ये थी इसकी मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसमें मैंने पूर्व में भी आपको इसके बारे में बताया है। मार्क्स कौन थे? मार्क्स जो है जर्मनी के बहुत बड़े दार्शनिक थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पूरी विस्तृत रूप में हम उनके बारे में बात करेंगे। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 के अंतर्गत कम्युनिज्म या साम्यवाद शब्द का प्रयोग समाजवाद के एक विशेष रूप का संकेत देने के लिए कहा, जिसे हमने साम्यवाद कहा है वो समाजवाद का ही एक विशेष रूप है, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। चलिए आप समझते हैं कि आखिर जो साम्यवाद है, चलिए आप जानते हैं कि वर्तमान समय में साम्यवाद किन किन देशों में है। तो इसमें पहला है क्यूबा, जो कि 1961 में स्टैब्लिश हुआ, रिपब्लिक ऑफ क्यूबा इसे कहा जाता है। उसके बाद है नॉर्थ कोरिया, जिसे उत्तरी कोरिया भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुआ।
उसके बाद वियतनाम, जिसे सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम के नाम से जानते हैं, एस्टैब्लिश इन 1976, यानी कि 1976 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद लाओस, इसे बोलते हैं लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि 1975 में स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कि 1949 में स्टैब्लिश हुआ। तो ये 5 वर्तमान में साम्यवाद शासित देश हैं और अधिकतम देशों ने आज पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया है। अब देखते हैं कि आखिर पूंजीवादी और समाजवादी प्रणाली में क्या अंतर है, यानी कि उनमें मूल क्या भेद हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे, इधर विषय दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी कंपैरेटिव स्टडी की गई है, यानी कि उनको कंपेयर किया गया एक दूसरे से। तो विषय में सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ बात आती है कि उत्पादन के प्रमुख साधनों की स्थिति कैसी होती है पूंजीवादी प्रणाली में और कैसी होती है समाजवादी प्रणाली में। तो यहाँ पर पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन के जो साधन होते हैं वो निजी स्वामित्व के अंतर्गत होते हैं, जबकि समाजवादी प्रणाली में समाज के अंतर्गत होते हैं, यानी सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत होते हैं, यानी कि राज्य के अंतर्गत होते हैं, यानी राज्य का उस पर स्वामित्व होता है, न कि किसी व्यक्ति का। ये मूलभूत अंतर है इन दोनों में। उत्पादन का उद्देश्य देखिए, पूंजीवादी प्रणाली में उत्पादन का उद्देश्य होता है निजी लाभ, जबकि समाजवादी प्रणाली में सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों की क्या की जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तीसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात, अधिकारों की स्थिति की अगर हम बात करें तो पूंजीवादी प्रणाली में नागरिकों की स्वतंत्रताओं को प्रधानता, यानी कि उनको वरीयता दी जाती है, जबकि यहाँ पर समाजवादी प्रणाली में सामाजिक आर्थिक अधिकारों की प्रधानता को महत्व दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं चौथे नंबर पर राजनीतिक दलों की स्थिति। पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत सत्ता प्राप्ति के लिए विभिन्न दलों से में मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है, यानी कि यहाँ पर तमाम तरह के दल होते हैं, कहीं पर द्विदलीय, कहीं पर बहुदलीय व्यवस्था होती है, लेकिन समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत एक दल का एकाधिकार होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वहां पर एक दल का स्थायित्व होता है। पांचवी जो बात करते हैं कि चुनाव की क्या विधि है, चुनाव किस तरीके का होता है वहां पर। पूंजीवादी प्रणाली के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी उम्मीदवारों में से उपयुक्त उम्मीदवार का चयन, इसमें एक किसी जो है, आप देखते हैं कि एमपी का चुनाव होता है या एमएलए का चुनाव होता है, तो उसमें क्या होता है कि कई सारे उम्मीदवार खड़े होते हैं और उनमें से उपयुक्त का चुनाव किया जा सकता है। कई लोगों के ऑप्शन होते हैं, आपके पास विकल्प होते हैं कई। अब यहाँ पर दल की ओर से मनोनीत उम्मीदवार, सिर्फ जो एक दल है और उस दल के द्वारा ही मनोनीत जो उम्मीदवार होते हैं उन्हीं को ही स्वीकृति दी जाती है। ये समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत होता है। उसके बाद निर्णयन का मुख्य स्रोत, यानी कि निर्णय लेने की जो अधिकार होते हैं वो किसके पास होते हैं पूंजीवादी प्रणाली में, वो होते हैं निर्वाचित सरकार के पास, जबकि समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत ये सत्तारूढ़ जो राजनीतिक दल होता है, यानी कि एक दलीय व्यवस्था होती है वहां, तो वो उसके पास होती है। उसके बाद अधिकारी तंत्र का चरित्र, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है उसका क्या कैरेक्टर होता है। देखिए पूंजीवादी प्रणाली में वो तटस्थ होता है, वो ऐसा नहीं देखता कि उसे गरीब के फेवर में कम काम करना है या गरीब के फेवर में ज्यादा करना है, अमीर के फेवर में कम करना है, विभिन्न वर्गों के फेवर में किस तरीके से काम करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो हमेशा क्या होगा, न्यूट्रल होता है, हर वर्ग के प्रति वो न्यूट्रल रहता है, तभी वो क्या कर सकता है, सभी के हित में काम कर सकता है। जबकि समाजवादी प्रणाली के उसमें अगर हम देखें तो यहाँ सरकार के साथ प्रतिबद्धता होती है, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी होती है, नौकरशाही होती है, वो सरकार के साथ जुड़कर काम करती है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसका सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है और उसके साथ मिलकर काम करती है। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ सरकार के अंतर्गत तो काम करती है, लेकिन उसका झुकाव जो है सत्ता पक्ष की ओर नहीं होता है, या वो सत्ता से ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष की ओर नहीं है, तो यानी कि वो किसी भी एक वर्ग की प्रति उसका झुकाव नहीं होता है। तो ये मूलभूत डिफरेंसेस हैं पूंजीवादी समाजवादी प्रणाली के अंतर्गत, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब समाजवाद और साम्यवाद में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। आखिर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। अधिकतर चीजों में हमने देखा कि ये एक दूसरे के समान दिखते हैं, लेकिन कुछ चीजों में यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। इसीलिए मार्क्स ने भी साम्यवाद को समाजवाद की अग्रिम स्टेज कहा है और ये विकसित अवस्था समाजवाद की है, ये भी बताया है कार्ल मार्क्स ने। तो पहला पॉइंट अगर हम देखेंगे उत्पादन के प्रमुख साधनों की स्थिति, तो दोनों ही विचारधाराओं के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पर सामाजिक स्वामित्व होता है उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर, यानी कि समुदाय का, समाज का, लोगों का, या फिर ये कह सकते हैं कि पूरे राज्य का। हालांकि दोनों में राज्य की बात करें तो समाजवाद के अंतर्गत तो राज्य अभी यहाँ पर राज्य विहीन नहीं होता है, लेकिन साम्यवाद के अंतर्गत राज्य विहीन समाज होता है। तो दोनों में स्वामित्व किसका होता है, सामाजिक स्वामित्व होता है। श्रम की स्थिति भी ये बात की जाती है दोनों ही विचारधाराओं के अंतर्गत की
केवल और केवल जो स्वस्थ व्यक्ति होंगे, सभी स्वस्थ व्यक्तियों के लिए श्रम अनिवार्य होगा। राजनीतिक व्यवस्था में जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो इसमें सर्वहारा का अधिनायक तंत्र की बात की गई है। ये औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों का वर्ग था, जो कि पूंजीवाद के अंतर्गत हमने देखा कि इसकी जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय हुई और ये काफी निचले स्तर पर आ गया। यानी कि कहने का मतलब इस वर्ग की अनदेखी की गई। तो होता क्या, इसकी वजह से क्या हुआ, इसके मन में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने क्या करा, पूंजीपति जो वर्ग था, यानी पूंजीपति वर्ग के ऊपर क्या करा, क्रांति के माध्यम से क्या करा, अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और जो सामाजिक उत्पादन के साधन थे उन पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित कर दिया। ये थे सर्वहारा के अधिनायक तंत्र। जिन्होंने सर्वहारा का अधिनायक तंत्र इस तरीके से स्थापित हुआ, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर सार्वजनिक स्वामित्व स्थापित किया गया। दूसरी ओर अगर हम देखें, साम्यवाद में भी लगभग कुछ ऐसी बातें हैं। वो ये कहते हैं कि जब सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित हो जाता है तो यहाँ पर सभी लोग मिलकर अपनी व्यवस्था को एक साथ चलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जनसाधारण कामकर वर्ग होता है और हमारा जो समाज होता है और जो वर्ग है वो वर्ग विहीन हो जाता है। यहाँ पर पूंजीपति वर्ग नहीं बचता, इसलिए काम वर्ग आपस में मिलकर सहयोग करके मिल बांट कर पूरी व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाते हैं। चौथी बात आती है उत्पादन की शक्तियों की स्थिति। तो समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन की जो शक्ति होती है वो पूर्णतः विकसित नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर पूंजीपति वर्ग और कामगार वर्ग यानी सर्वहारा वर्ग के बीच में संघर्ष चल रहा होता है और यहाँ पर पूरी तरीके से जो ये कह सकते हैं कि जो शक्ति है वो नहीं मिल पाती है कामगार वर्ग को। और इस तरीके से जब कामगार वर्ग पूरी तरीके से उसके अवशेषों को मिटा देते हैं तब यहाँ पर वो अवस्था विकसित होती है, तो वो तब जाती है साम्यवाद के अंतर्गत। आप देखिए साम्यवाद के अंतर्गत क्या लिखा है, उत्पादन की शक्तियां पूर्णतः विकसित हो जाती है। यहाँ पर जो पूंजीपति द्वारा स्थापित संस्थाएं थी जो पूरी तरीके से खत्म कर दी जाती हैं, जो धार्मिक विश्वास तो उनको खत्म कर दिया जाता है और यहाँ पर उत्पादन की शक्ति जो होती है वो पूरी की पूरी तरीके से विकसित होने लगती है, कामगार वर्ग के नियंत्रण में आ जाती है, कहने का मतलब पूरे समुदाय के नियंत्रण में आ जाती है। छठी बात है अधिकारों की स्थिति की। अगर अधिकारों की स्थिति की बात करें तो समाजवाद कहता है कि हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपने कार्य के अनुसार। तो यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर क्या किया गया, जो बौद्धिक और शारीरिक श्रम है वो दोनों श्रमों में अंतर कर दिया गया, जबकि साम्यवाद के अंतर्गत बौद्धिक और शारीरिक श्रम में कोई अंतर नहीं किया गया है, वहां पूर्णतः समानता की बात की गई है। तो यहाँ पर हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक को अपने कार्य के अनुसार समाजवाद के अंतर्गत। तो ये कहते हैं क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसने जितना काम किया है उतना मिलेगा, लेकिन वहां पर कहते हैं कि वो अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा लेकिन उसको जो मिलेगा वो उसको अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। कैसे, सपोज दैट कोई व्यक्ति है, उसके घर में ज्यादा लोग हैं तो उसकी आवश्यकता ज्यादा है, किसी व्यक्ति के यहाँ कम लोग हैं तो उसकी आवश्यकता कम है। तो इन चीजों के पैरामीटर्स को देखते हुए जो वितरण होगा, वितरण के जो नियम है वो इस तरीके से लागू होंगे। इस तरीके से क्या होगा, इक्वलिटी होगी, समानता लागू की जा सकेगी और इस तरीके से हम एक वर्गहीन और क्या करेंगे, राज्यहीन समाज को स्थापित कर सकते हैं। ये बेसिक डिफरेंसेस थे समाजवाद और साम्यवाद के अंतर्गत। तो आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप सभी को मेरे ये वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जैसे और भी अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और जो कक्षा 12, कक्षा 9 से लेकर मास्टर डिग्री तक के विद्यार्थी हैं, वे भी इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकें। इसलिए